फिल्म की शुरुआत में हमें एक कहानी बताई जाती है जिसमें देवता और असुरों ने मिलकर एक समुद्र मंथन किया और उससे निकला जीवन को अमर बनाने वाला अमृत को असुरों के हाथों में जाने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया, जिसे देखकर असुर और देवतागण भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। खुद ब्रह्मा जी ने भी इस सृष्टि के अंदर कभी भी इतनी सुंदर स्त्री की रचना नहीं की थी, और ऐसे में उन्होंने मोहिनी से भी अधिक सुंदर स्त्री का रचना करने का निर्णय लिए। ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर स्त्री की रचना की जिसका नाम अहिल्या था। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के देखभाल का कार्य महर्षि गौतम को सौंप दिया और फिर अहिल्या उनके आश्रम में ही पली और उसी जगह शिक्षा भी प्राप्त की। जब अहिल्या जवान होकर शादी योग्य हो गई तो ब्रह्मा जी के नज़र में अहिल्या के लिए महर्षि गौतम से ज़्यादा अच्छा वर और कोई नहीं दिखा, और इस तरह से महर्षि गौतम और अहिल्या का विवाह हो गया। इसी दौरान अहिल्या को पाने की इच्छा कई दुराचार और कई देवता भी ले चुके थे, और इनमें से एक भगवान इंद्र भी थे। एक बार जब गौतम महर्षि नदी में नहाने गए तो इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप लेकर अहिल्या के साथ शारीरिक संबंध बनाए, और अपने काम को पूरा करने के बाद जैसे ही आश्रम से निकले उसी समय महर्षि गौतम वहां आ गए और वो इंद्र को पकड़ लिए। वो इंद्र को श्राप दे दिए, साथ ही अहिल्या को भी इस कुकर्म के लिए कोसने लगे और उसे भी श्राप दे दिए, जिससे अहिल्या की सुंदरता समाप्त हो गई और वो एक मूर्ति में बदल जाती है। इस कहानी को सुनाने के बाद नैरेटर कहता है कि इसी कहानी से मिलती जुलती एक घटना अजय के गांव शिवकाशी में भी हुई थी, और यहाँ से सीन बदल जाती है। हम अजय को देखते हैं जो कि हैदराबाद की एक छोटी सी कंपनी में काम करता है, और फिलहाल वो अपने गांव आया है जहां वो अपने दोस्तों के साथ पीने का प्लान बना रहा था। अजय अपने दोस्तों को एक लोकेशन बताता है जहां वो और उसके तीनों दोस्त आराम से शराब पी सकेंगे। ये लोग गांव से कुछ ही दूर रात में सुनसान जगह पर पीने बैठते हैं। अब इसी बीच किसी ने हॉरर स्टोरी सुनाने की बात कही। इस पर अजय बताता है अपने गांव की एक सच्ची हॉरर स्टोरी के बारे में, लेकिन हॉरर स्टोरी को बताने से पहले अजय अपने दोस्तों को जिन के बारे में बताता है ताकि वो इस कहानी को समझ सके। अजय बताता है कि इस ब्रह्मांड में जिस तरह भगवान ने मनुष्यों की रचना की है, ठीक उसी तरह उन्होंने जिन्न की भी रचना की है। जिन्न हमारे साथ हमारे बीच में रहते हैं और वो हमें देख सकते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते हैं। उनके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ होती हैं, जैसे वो इंसानों से लगभग 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वो किसी इंसान की या फिर किसी जानवर का भी रूप ले सकते हैं। इतना ही नहीं, वो खुद को इंसानों के सामने प्रकट भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने जिन्न के ऊपर कुछ सख्त नियम लगाए हैं, और उन नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जिन्न कभी भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकते हैं। यदि वो ऐसा करते हैं तो भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। अधिकांश जिन्न सदियों से इस नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिन्न इसका विरोध भी करते हैं। यदि वो किसी स्त्री से संबंध बनाना चाहते हैं तो इसके लिए वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि एकदम अकेले हो। अगर वो अकेला इंसान जिन्न पर ध्यान देता है तो इसका मतलब वो जिन्न की जाल में फंस गया। उसके बाद अजय एक जिन्न की कहानी सुनाता है। ये कहानी 1975 की है, जब अजय के गांव के बाहरी इलाके में आदि लक्ष्मी नामक पटाखों की फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री के मालिक का नाम आदिभान था। एक दिन आदिभान से मिलने उनका बेटा बालचंद्र आता है, जो कि अपने हाथ में एक लेटर लिए हुए था। यह लेटर आदिभान की पत्नी ने लिखी थी। इस लेटर में लिखा था कि आदिभान की पत्नी यानी बालाचंद्र की माँ किसी आदमी के साथ भाग गई है। ये जानकर आदिभान को बहुत दुख होता है। साथ ही इसका बेटा बालाचंद्र पर भी काफ़ी असर पड़ता है। इस गांव में एक नियम था कि जब तक किसी इंसान की पत्नी जिंदा है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, और यदि ऐसा कोई करता है तो उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे में आदिभान 1 साल के अंदर गांव के ठीक बाहर के इलाके में अपना एक दूसरा घर बनवा लेता है, जहां वो एक दूसरी औरत के साथ रहने लगता है। इसके बाद कहानी 1989 में आ जाती है। अब बालचंद्र बड़ा हो चुका था और उसके अंदर औरतों के प्रति एक नफरत सी है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी, जिसके कारण बालचंद्र ऐसा हो गया है। इसके बावजूद बालचंद्र के पिता उसकी शादी जबरदस्ती करवा देता है, और बालचंद्र की शादी अलागिनी नाम की एक लड़की से होती है, जो कि इसी गांव की थी, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी।
जिससे गांव की दूसरी औरतें उसकी सुंदरता से जलती थीं। बालचंद्र अलागिनी से साफ साफ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। इसलिए बालचंद्र कमरे से बाहर सोने लगता है। शादी के बाद पटाखों की फैक्ट्री का सारा काम बालचंद्र के कंधों आ गया था, क्योंकि बालचंद्र के पिता दूसरी औरत के साथ गांव के बाहर रहने लगा था। बालचंद्र अपनी बीवी अलागिनी से भी दूरी बनाकर रखता था, जिसके वजह से बालचंद्र काफी अकेला हो गया था। हालांकि अलागिनी कोशिश कर रही थी कि वो बालचंद्र के करीब आ सके। एक दिन बालचंद्र जब फैक्ट्री में अकेला होता है तो अचानक उसके ऑफिस रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और उसको एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि जिन्न की आवाज़ थी। पहले तो बालचंद्र को लगता है कि ये बस उसका एक वहम है, लेकिन जिन्न बालचंद्र को यकीन दिलाता है कि जो बालचंद्र सुन रहा है वो सच है। फिर जिन्न बालचंद्र का एक सीक्रेट बताता है, जो कि बालचंद्र के अलावा किसी और को पता नहीं था। बालचंद्र एक बार अपनी ही फैक्ट्री से 10,000 रुपया चुरा के एक जुए में हार गया था और फिर वो चोरी का इल्ज़ाम अपने एक एम्प्लॉय पे लगा देता है। अब ये सुन के बालचंद्र एकदम से घबरा जाता है और वो तुरंत अपने पिता के पास जाता है और उनको वो चोरी वाली बात बता देता है। बालचंद्र के पिता कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम फैक्ट्री चलाने पर ध्यान दो, और अगर तुम फैक्ट्री नहीं चला पाओगे तो छोड़ दो, ये सब काम मैं खुद संभाल लूंगा। बालचंद्र अपने पिता के कड़वी बातों को सुनकर थोड़ा बहुत हर्ट हुआ, और शायद इसी वजह से बालचंद्र को उस रात इन्हीं चीज़ों से जुड़ी बुरे सपने आने लगते हैं, और ऐसे में अलागिनी ने ही बालचंद्र को शांत करती है। उसके बाद अलागिनी और बालचंद्र एक दूसरे से फिजिकली होते हैं और बालचंद्र को अपनी पत्नी से प्यार हो जाता है। बालचंद्र अलागिनी को बताता है कि उसकी माँ के भाग जाने के बाद से ही उसे डरावने सपने आते हैं और वो एकदम अकेला हो गया था, लेकिन अब उसके साथ अलागिनी है और इससे वो बहुत खुश है। बालचंद्र ने अलागिनी से अब तक इतनी दूरी बनाए रखने के लिए माफ़ी भी मांगता है, और एक दिन अलागिनी बालचंद्र के ऑफिस में उसका खाना लेके आती है। जब अलागिनी बालचंद्र को खाना देती है तब जिन अलागिनी को देखता है और मोहित हो जाता है। अलागिनी के जाते ही जिन बालचंद्र को एक ऑफर देता है। जिन्न कहता है कि तुम मुझे अपनी पत्नी का एक बूंद खून लाके दो, उसके बदले मैं तुम्हारे फैक्ट्री की बहुत तरक्की करा दूंगा, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। पहले तो बालचंद्र इनकार कर देता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि एक बूंद खून देने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इसलिए बालचंद्र अपनी पत्नी के ड्रिंक में नींद की दवा मिला के देता है, जिससे अलागिनी गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद बालचंद्र अलागिनी के हाथ से एक बूंद खून निकाल लेता है और वो अलागिनी का खून को जिन्न के लिए टेबल पर रखता है, और जिन्न बालचंद्र को अपनी आंख बंद करने को कहता है। अब जैसे ही बालचंद्र अपनी आंखों को बंद करता है, तुरंत जिन्न आके उस खून को चाट लेता है। इसके बाद जिन्न बालचंद्र से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी बहुत तरक्की होगी और अब मैं उसी समय वापस आऊँगा जब तुम मुझे बुलाओगे। इस घटना के बाद सच में बालचंद्र के फैक्ट्री के पटाखे खूब बिकने लगते हैं और सभी लोग बालचंद्र से ही पटाखे खरीद रहे थे। देखते ही देखते बालचंद्र बहुत तरक्की कर गया और वो एक नई फैक्ट्री बनाने के लिए लोन भी ले लिया। बालचंद्र के पिता कहने लगे कि तुम तो मुझसे भी बेहतर फैक्ट्री को चला रहे हो। इतनी तरक्की होने के बाद बालचंद्र और अलागिनी काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, और एक दिन अलागिनी बताती है कि कैसे वो बचपन में ही अपने माता पिता को खो दी थी और उसकी परवरिश उसके चाचा किए हैं। ये सुन के बालचंद्र अलागिनी से वादा करता है कि वह उसके सब नखरे उठाएगा और उसको बहुत प्यार देगा, जो प्यार शायद अलागिनी को अपने माँ बाप से नहीं मिला। कुछ ही महीनों में दिवाली आने वाली थी और उससे पहले बालचंद्र की नई फैक्ट्री भी तैयार हो चुकी थी। बालचंद्र के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बालचंद्र उतना खुश नहीं था, क्योंकि अब उसके मन में लालच आ गया था और वो जिन्न को वापस बुलाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और वह जिन्न से कहता है कि मुझे और मुनाफे कमाने हैं, पिछली बार से भी दुगुना कमाने हैं, और इसके लिए आप मेरी फिर से मदद कर दो। बदले में मैं आपको फिर से अपनी बीवी की एक बूंद खून लाकर दे दूंगा। लेकिन इस बार जिन्न कहता है कि मुझे अब तुम्हारी बीवी का खून नहीं, बल्कि तुम्हारी बीवी ही चाहिए। ये सुन के बालचंद्र चौंक जाता है और तुरंत मना करता है और जिन्न को वापस जाने को कहता है। लेकिन जिन्न कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते, तुम भले ही मुझे अपने मर्जी से बुलाए हो, लेकिन मैं जाऊंगा सिर्फ अपनी मर्जी से। और ध्यान रहे, अगर मैं तुम्हें इतना कुछ दे सकता हूँ तो तुमसे सब कुछ छीन भी सकता हूँ। ये सुन के बालचंद्र काफ़ी चिंतित रहने लगता है। कुछ ही दिनों के अंदर अखबार में खबर आती है
कि गवर्नमेंट ने पोल्यूशन के कारण पटाखों की फैक्ट्रीज पे टेम्पररी बैन लगाई है। ऐसे में बालचंद्र सारे पटाखों के स्टॉक्स को अपनी नई वाली फैक्ट्री में स्टोर करता है, ये सोच के कि बैन तो टेम्पररी है, जब हटेगा तब मैं सारा माल बेच लूंगा। लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश होती है और बालचंद्र की नई फैक्ट्री की छत गिर जाती है और उसके सारे स्टॉक में रखे गए पटाखे भीग के बर्बाद हो जाते हैं। बालचंद्र को पता चल गया था कि ये सब उस जिन्न का किया हुआ है और ऐसे में बालचंद्र फिर से जिन्न को बुला के बात करता है और उससे कहता है कि बस मेरी बीवी को छोड़ के तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। इस पे जिन्न बालचंद्र को यह कह के भड़काता है कि तुम अपनी बीवी को इतना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दी है। अगर विश्वास नहीं होता तो जाओ, उससे पूछ कर आओ कि कैलाश कौन है। ये सुनकर बालचंद्र फौरन घर जाता है और अलागिनी से पूछता है कि क्या तुम किसी कैलाश को जानती हो। अलागिनी कहती है कि कैलाश उसका पड़ोसी हुआ करता था और वो कैलाश से प्यार भी करती थी, लेकिन कैलाश उससे शादी नहीं कर सकता था, इसलिए उनका प्यार आगे नहीं बढ़ा और अलागिनी बालचंद्र से शादी कर ली। हालांकि अलागिनी यहाँ साफ साफ कहती है कि ये पुरानी बात है और उसके और कैलाश के बीच में किसी भी तरह का शारीरिक संबंध भी कभी नहीं बना था। ये सुन के बालचंद्र खुश होता है और वो जिन के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे बहका के मुझसे मेरी ही बीवी पे शक करवा रहे थे। तुम बड़े ही मूर्ख हो, लेकिन जिन्न की चालाकी तो एक कदम आगे था। वो एक और चाल चलता है और बालचंद्र से कहता है कि तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है। इसके बाद जिन्न बालचंद्र को एक विजन दिखाता है जिसमें कुछ क्षण के लिए बालचंद्र कैलाश को अलागिनी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। ये देखकर बालचंद्र का दिमाग घूम जाता है और वो मदद के लिए सीधा अपने पिता के पास जाता है। वो अपने पिता को जिन्न से जुड़ी सारी बातें बताता है, लेकिन उसके पिता को जरा सा भी शौक नहीं लगता, बल्कि उसके पिता तो बालचंद्र को ये कह के उकसाने लगते हैं कि कर दो अपनी वाइफ को सैक्रिफाइस, तुम किसी और की रखैल के साथ क्यों रहोगे, तुम अपनी रखैल रख सकते हो। ये सब सुन के बालचंद्र समझ जाता है कि बचपन में बालचंद्र की माँ किसी के साथ भागी नहीं थी, बस वो एक बनावटी कहानी थी। असल में बालचंद्र के पिता भी उस जिन्न के साथ सौदा किया था, जिसके तहत वो अपनी बीवी को जिन्न के हवाले कर दिए होंगे और गांव में झूठी खबर फैला दी गई कि मेरी बीवी भाग गई। ये सब जान के बालचंद्र भी अलागिनी को जिन्न के हवाले करने को सोचता है और वो अलागिनी से झूठ कहता है कि एक पंडित जी कहे हैं कि इन्हें अपने फैक्ट्री को बचाने के लिए एक छोटी सी रिचुअल करनी होगी। रिचुअल के तहत बालचंद्र और अलागिनी को वापस शादी करनी होगी, वो भी फैक्ट्री में। अलागिनी बालचंद्र की बात मान लेती है और वो बालचंद्र की मदद करने के लिए सुबह 4 बजे एक दुल्हन की तरह तैयार होकर फैक्ट्री जाती है और फैक्ट्री पहुंचने के बाद अलागिनी एक कमरे में अकेली होती है और जिन्न यह देख के काफ़ी खुश था कि बालचंद्र अलागिनी को दुल्हन की तरह सजा के पेश किया था, जैसा जिन्न चाहता था। तभी जिन्न अलागिनी के चारों तरफ आग का घेरा बना देता है। अलागिनी डरते हुए बालचंद्र से पूछती है कि यह सब क्या है, और बालचंद्र कहता है कि तुम मुझे धोखा दी, तुम पहले ही कैलाश के साथ शारीरिक संबंध बनाई थी और मैंने वो साफ साफ देखा है। अलागिनी यहाँ बालचंद्र को बताती है कि जिन्न उसे जो विजन दिखाया था वो एक्चुअल में एक गलत विजन था, क्योंकि उस विजन में तो बालचंद्र खुद अलागिनी के साथ था, लेकिन जिन्न बालचंद्र का चेहरा ऐसे बदल दिया कि विजन में बालचंद्र को अपनी जगह कैलाश दिखा। इसका मतलब जिन्न की ये चाल थी और अलागिनी कैलाश के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाई थी। अब इस बात का पता लगते ही बालचंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अलागिनी से माफ़ी मांगने लगता है। अब अलागिनी का भरोसा भी टूट चुका था, क्योंकि बालचंद्र ने उस पर यकीन नहीं किया। अलागिनी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही बालचंद्र जिन्न से अपनी बीवी को छोड़ देने की भीख मांगने लगता है, लेकिन जिन्न तुरंत ही अलागिनी को लेके यहाँ से गायब हो जाता है। अब इस घटना से बालचंद्र काफ़ी टूट गया था, क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ अपने होने वाले बच्चे को भी खो दिया था और इसी गम में वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और उन्हें जान से मार देता है, क्योंकि बालचंद्र के पिता ने उसे गलत सलाह दिया था। समय के साथ बालचंद्र अकेला होता चला गया और इसी अकेलेपन में वो एक दिन खुद खुशी कर लिया। यहाँ से सीन अब प्रेजेंट में अजय और उसके दोस्तों पे वापस आता है, जो कि इस कहानी को सुनकर बहुत डरे हुए थे। उसके बाद अजय बताता है कि जिस जगह पे ये लोग बैठ के पी रहे हैं, इसी जगह पे उस पटाखे की फैक्ट्री हुआ करती थी।
इसके ठीक बाद वहाँ की लाइट्स फ्लिकर करती है और हम एक औरत की घोस्ट को वहाँ देखते हैं, जिसका चेहरा एकदम जला हुआ था। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।